हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अभी तक आपने एक्सरसाइज 4.1 में ये देखा था कि आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी सीखी थी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब वही है जो मैंने आपको साइन चार्ट बताया था, जिसका यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपको साइन चार्ट बताया था जब आप ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, राइट। ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई साइन देखने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। डायरेक्ट आपको सपोज एक्स वाई जेड डब्ल्यू है तो एक्स मल्टीप्लाई होगा डब्ल्यू के साथ माइनस जेड मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ। ये आपका आंसर आ जाता है डायरेक्ट। यहाँ पर आप जब ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो बहुत सारे वेज आपने सीखे थे। लाइक आप किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करके आप अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। तो वो तो मेथड हो गया एक्सपेंशन की हेल्प से, मतलब कि आप अपने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते थे विद द हेल्प ऑफ दिस साइन चार्ट टू गेट योर आंसर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है कि और सिंप्लीफाइड मेथड है। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद है तो आपको इतना लेंथी प्रोसेस दैट इज एक्सपैंड मेथड यूज़ नहीं करना पड़ेगा टू गेट योर आंसर। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ यू कैन ईजिली सॉल्व योर डिटर्मिनेंट विदाउट द एक्सपेंशन। लेकिन आपके इस चैप्टर में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में आ जाए कि एक्सपेंशन मेथड की हेल्प से आप डिटर्मिनेंट को ओपन करें, या फिर आपके पास प्रॉपर्टी की हेल्प से ही आपको अपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सपेंशन का यूज़ करना ही नहीं है। तब अगर आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं आती होंगी तो आप अपना आंसर सॉल्व नहीं कर पाएंगे और टीचर आपको मार्क्स नहीं दे पाएगी, राइट। इसलिए आपको एक्सपेंशन तो आना ही चाहिए, साथ में प्रॉपर्टीज़ भी आनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में एक्सपेंशन का भी यूज़ होता है, प्रॉपर्टीज़ भी लगती हैं, हर एक तरह से आपको जो मैं आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करके बताऊंगी। लेट्स सी अवर 6 प्रॉपर्टीज़ जो कि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे फॉर एक्सरसाइज 4.2। आपका जो एक्सरसाइज 4.2 है वो सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही बेस्ड है। पूरी एक्सरसाइज आपको प्रॉपर्टीज़ की हेल्प के साथ ही सॉल्व करनी है। Let's see our first property. The value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. Ultimately property 1 इतनी important नहीं है, लेकिन फिर भी आपको knowledge होनी चाहिए कि आपके property 1 का मतलब क्या है। property 1 कहना क्या चाहती है कि अगर आपके rows columns interchange होते हैं तब भी आपके determinant की वही value आती है। वो भी मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी, लेकिन ये जो property 1 है वो इतनी यूज़ नहीं होती है इस चैप्टर में। अगर आप प्रॉपर्टी 1 को बस माइंड में रखेंगे, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आप ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अदरवाइज जो अदर 5 प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो। यहाँ पर देखो, मेरा कहने का मतलब क्या था कि रोज़ एंड कॉलम्स जब इंटरचेंज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा हुआ था चैप्टर 3 मैट्रिसेस में, आप अपने मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करते हैं उसमें यही होता है, आपकी जितनी भी रोज़ होती हैं वो कॉलम में चली जाती हैं और जो भी कॉलम में होता है वो रोज़ में चला जाता है। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज होना, राइट। अगर आप इस डिटर्मिनेंट का अल्टीमेटली सारे रोज़ कॉलम्स में आ जाएंगे और जो भी वैल्यूज कॉलम्स हैं वो रोज़ में चली जाएंगी, अल्टीमेटली कहने का मतलब है ट्रांसपोज हो जाएगा, तो तब भी आप इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करके वैल्यू निकालेंगे, चाहे आप इसका आंसर देखें, और इंटरचेंज करने के बाद भी आपका जो आंसर है एग्जैक्टली सेम आएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करो। और मेरे टाइम पे ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ ही नहीं की थी, अपने इस पूरे चैप्टर में कहीं पर यूज़ ही नहीं हुई थी, राइट। इट्स नॉट क्वाइट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर बस आप इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वैल्यू यू विल गेट बाय एक्सपैंडिंग रो 1। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ -28, राइट। अब ये देखो, यहाँ पे ये रो है, इसको मैं कॉलम में लिख रही हूँ। ये रो और कॉलम इंटरचेंज हो गई, राइट। और ये रो है, ये भी कॉलम में चली गई, ये रो है, ये भी कॉलम में इंटरचेंज होगी। रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएगी। अब आप इसको अगेन फर्स्ट रो की हेल्प से एक्सपैंड कर रहे हो डिटर्मिनेंट को, तब भी आपकी जो वैल्यू है एग्जैक्टली क्या आएगी,
सेम आएगी -28। सो आप यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। सो ये थी प्रॉपर्टी 1। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टी 2। सो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यूज होती है, राइट। सो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ एनी टू रोज कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर आप एक डिटर्मिनेंट में कोई भी टू रोज या कोई भी टू कॉलम्स की वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, कहने का मतलब ये रो इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाली रो ऊपर आ जाए, कहने का मतलब ये टू रोज इंटरचेंज हो रही हैं, और या फिर कोई भी कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाएं, तब आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है चेंज। अल्टीमेटली अगर आपका डिटर्मिनेंट इस तरह से है तो आपको डिटर्मिनेंट इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। क्यों? अब देखो ADG ये कॉलम को मैंने उठा के यहाँ लिख दिया है और ये वाले कॉलम को उठा के मैंने यहाँ लिख दिया है। अल्टीमेटली ये कॉलम 1 और कॉलम 2 इंटरचेंज हो गए हैं आपस में। सो एनी टू कॉलम्स या फिर एनी टू रोज जब भी इंटरचेंज होती हैं तो बाहर आ जाता है माइनस का साइन, कहने का मतलब ये है मेरी प्रॉपर्टी का, राइट। अगेन अब कोई कहे कि मुझे अब इस रो को इसके साथ चेंज करना है, अगेन बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। सो अब देखो EDF ऊपर जा रही है और BAC को आप नीचे लिख रहे हैं। सो जब भी आप ये स्टेप परफॉर्म करेंगे अपने डिटर्मिनेंट के साथ तो आपको बाहर माइनस लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है जब आप टू रोज या एनी टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को इंटरचेंज करते हैं। सो नाउ लेट्स सी सॉल्व्ड एग्जांपल जो कि प्रॉपर्टी 2 के ऊपर बेस्ड है, राइट। सो यही आपने एग्जाम्पल 6 में यही डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था तो आपका आंसर डायरेक्टली आया था -28, ठीक है। सो ये आप नोट करके रखिए कि इसका डिटर्मिनेंट विदाउट अप्लाइंग प्रॉपर्टी 2 तो इसका आंसर आता है -28, ठीक है। अब लेकिन जब इस पर मैं प्रॉपर्टी 2 अप्लाई कर दूंगी तब इसका आंसर डिफरेंट आएगा। अब प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जब भी आप कोई भी टू रोज या कोई भी टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं आपस में तब साइन डिफरेंट आता है आपके डिटर्मिनेंट का, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रो 2 किसके साथ चेंज कर रही हूँ, रो 3 के साथ। सो अब मेरा डिटर्मिनेंट इस तरह से है 2 - 3 5 1 5 - 7 6 0 4। अब इसको मैं जब एक्सपैंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ रो 1 तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी 40 + 3 × 46 - 150। अल्टीमेटली 40 + 138 - 150 दैट इज 178 - 150। व्हाट वैल्यू यू गेट, 28। सो आप देख रहे हैं कि जब आपने कोई भी टू रोज को आपने इंटरचेंज किया यहाँ पर तो यहाँ पर वो -28 की जगह क्या आ गया, 28। सो आपने देखा कि प्रॉपर्टी 2 ने यहाँ पर क्या किया, प्रॉपर्टी 2 ने ये किया कि कोई भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कि कॉलम्स या कोई भी टू रोज को आप चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, सपोज ये कॉलम इस कॉलम के साथ इंटरचेंज हो चुका है तो वो डिटर्मिनेंट के साथ बाहर माइनस लगा देता है। सो अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है पहले ही तो माइनस और साथ में लग गया तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे +28 में इसका आंसर आ रहा है, राइट। सो आई होप इतना आपको पता चल गया है कि प्रॉपर्टी 2 का क्या रोल है यहाँ पर, राइट। सो नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टी 3। सो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स में, जहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा वहाँ पर आपको और भी अच्छे से समझ आएगा कि हम किस तरह से अपनी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं और ईजिली अपना आंसर ला पाते हैं। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टी 3। If any two rows columns are identical then the value of determinant is 0। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके डिटर्मिनेंट में कोई भी टू रोज की वैल्यू सेम आ रही है या कोई भी टू ऐसे कॉलम्स हैं जो एकदम सेम दिख रहे हैं, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम दिखना, राइट। तो तब आपका आंसर डायरेक्टली आप उस का आंसर क्या लिख सकते हैं, 0। सो यहाँ पर देखो
मेरी जो रो 1 है वो क्या है 3 2 3 और रो 3 क्या है 3 2 3। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे एज रो 1 इक्वल्स टू रो 3। सो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं रो 1 इक्वल्स टू रो 3, तब आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है 0। आंसर आपका आ गया। ना आपने एक्सपैंड किया ना आपने कुछ किया, आपका आंसर क्या आ गया 0। क्या देखते हुए आपने ये देखा कि आपके पास रो 1 और रो 3 जो एकदम सेम दिख रही हैं, तो उसकी वजह से आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो क्या आ रहा है 0। अब आप इसको एक्सपैंड करके भी देखेंगे तब भी इसका आंसर 0 आ रहा होगा, लेकिन प्रॉपर्टी ने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई वे में आपको बता दिया कि इसका आंसर 0 ही आना है। सो यस, प्रॉपर्टी 3 आपको समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टी 4। सो प्रॉपर्टी 4 का क्या कहना है, यहाँ पर आप एक डिटर्मिनेंट देख रहे हैं। डिटर्मिनेंट के साथ देखिए k टाइम्स ऑफ a1, k टाइम्स ऑफ a2, k टाइम्स ऑफ a3। अब इस रो में k की वैल्यू क्या है, कॉमन दिख रही है आपको। पूरी रो 1 में कॉमन वैल्यू क्या है k। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या रह जाएगा अंदर, इस तरह से। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया हो। सो कोई भी वैल्यू कहीं रो या कोई भी कॉलम से कॉमन आ रही हो, कोई भी रो से वैल्यूज एकदम सेम कॉमन ले सकते हो, आप बाहर लिख सकते हो उसको, राइट। ये प्रॉपर्टी 4 का कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यूज कॉमन आ रही हैं, सपोज यहाँ पे ये डॉट कॉमन आ रहा है इस पूरी रो 2 में, तो ये डॉट उठ के बाहर आएगी। अभी डॉट के लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल डॉट ले लिया, लेकिन यहाँ पर आप कोई वैल्यू ले सकते थे, लैम्डा ले सकते हो या कोई अदर कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि अगर पूरी कॉलम में से कोई वैल्यू कॉमन आ रही है, तो पूरी कॉलम में से वो वैल्यू कॉमन निकाल के कहाँ पे आप लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं अपने डिटर्मिनेंट के। सो एग्जाम्पल 9 जो है आपका बिल्कुल वही आपको बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखो इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं। आपके पास ये क्वेश्चन आया, आपको पता है कि प्रॉपर्टीज़ में अगर आप कुछ कॉमन बना सकते हो तो आप उसको उठा के बाहर लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या सोचा कि मैं इस पूरे रो 1 में कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि जो मेरा वैल्यू कॉमन आ जाएगा। सपोज किसी ने सोचा कि 6 3 का 18 होता है, राइट, और यहाँ पे 6 6 का 36 होता है, राइट। 102 को भी आप ब्रेक करके लिख सकते हैं, जिसका आंसर है 6 × 17। अगर आप करते हैं तो आपको वो देते हैं वैल्यू 102। ठीक है, बाकी आपने क्या लिख दिया, एज इट इज। अब आपको पता है प्रॉपर्टी 4 कॉमन ले सकते हो। अब रो 1 में क्या है, कॉमन ले सकते हो, राइट। सो पूरा 6 कॉमन आ रहा है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है। सो मैंने पूरी रो 1 में से 6 बाहर ले लिया। आपके पास क्या वैल्यू बची, 17 3 6 अंदर मेरे पास वैल्यू बची। और अब आप ध्यान से देखो कि ये जो 7 3 6 है ये रो 1 में भी है और रो 3 में। जैसे ही आपने देखा कि रो 1 रो 3 आइडेंटिकल हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, आपको पता है इसका आंसर 0 ही आना है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर एज रो 1 इक्वल्स टू रो 3। सो दैट मीन्स आपके डिटर्मिनेंट के आंसर की वैल्यू 0 आएगी। सो आपने डायरेक्ट लिख दिया। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई यहाँ पे, प्रॉपर्टी 3 यूज़ हुई। प्रॉपर्टी 3 यूज़ का मतलब क्या हुआ कि आपके कोई भी रोज या कोई भी कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे तो आप डायरेक्टली उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि आपकी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी यूज़ हो रही है, कि प्रॉपर्टी 2 यही कह रही थी, प्रॉपर्टी 3 यही कह रही थी, उसकी वजह से आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर वर्क क्या हो रहा है। वो अगर आपको आता है तो आप अपने डिटर्मिनेंट्स पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं और सिंपली अपना आंसर लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टी 5। सो प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिटर्मिनेंट देख रहे हैं। सो यहाँ पर देखो इस डिटर्मिनेंट, सो अगर आपके पास इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट आता है, यहाँ पे सिंगल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखो प्लस प्लस करके वैल्यूज़ हैं, a1 + λ1, a2 + λ2, a3 + λ3। तो आप इनको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सी। ये जो 2 रोज हैं एज इट इज आ जाएंगी, दोनों साइड प्लस का साइन अब कहाँ चला गया है, बीच में,
अब देखो ये वाला जो प्लस का साइन था वो जा चुका है यहाँ पर, तो इस साइड कौन सी वैल्यूज़ बची, A1 A2 A3, तो वो इस वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएंगी और इस साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरे डिटर्मिनेंट में आ जाएंगी, दैट इज़ λ1 λ2 λ3। आई होप आपको इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से लिखना आ गया होगा। तो प्रॉपर्टी 5 आपकी यही कहती है। सो एग्जाम्पल 10 की हेल्प से, एग्जाम्पल 10 में आपकी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। लेट्स सॉल्व दिस। सो प्रॉपर्टी 5 का यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि उन्होंने बोला है कि शो करो, इसका आंसर 0 आएगा। अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज़ लगा लगा के कि हमारा 0 आंसर आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू उठानी है। अब आपको पता है प्रॉपर्टी 5 को आप इस तरह से लिख सकते हो। सेम वे मैं इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से लिख कर दिखाऊंगी, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 2 डिटर्मिनेंट्स को आपने बनाना है, बीच में प्लस का साइन, राइट। A B C जो सिंगल वैल्यूज़ हैं वो तो आपकी दोनों डिटर्मिनेंट्स में एज इट इज़ आप लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस ये वाला साइन यहाँ आ चुका है। सो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं A B C वो इस साइड आ जाएगी, A B C, और 2x 2y 2z इस वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएंगी। अब आप देखो ये वाले डिटर्मिनेंट में आपने देखा कि रो 1 रो 2 एकदम आइडेंटिकल है। आपने उठा के क्या लिख दिया, एज रो 1 इक्वल्स टू रो 2, यहाँ पे ये 0 हो गई वैल्यू, प्लस में आप ये सॉल्व कर रहे हैं ये वाली साइड, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है इस रो 2 में से, वो आपने बाहर निकाल के लिख दिया। ये भी आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, राइट, कि आप कॉमन वैल्यू को बाहर निकाल के लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट की। तो यहाँ पर ABC बचा, XYZ बचा और नीचे क्या है XYZ। अब आपने यहाँ पर भी देखा कि आपकी जो रो 2 है वो किसके साथ इक्वली मैच कर रही है, रो 3 के साथ। तो यहाँ पे अगेन आपने लिखा कि एज रो 2 इक्वल्स टू रो 3, सो 0 प्लस 0 हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट भी। सो अल्टीमेटली क्या आंसर आ रहा है आपका, 0। सो आई होप प्रॉपर्टी का यूज़ आपको करना अच्छे से आ गया है। बस आपको माइंड में रखनी है कि प्रॉपर्टी कहती क्या है और करती क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी 5 का यूज़ भी आपने देख लिया है। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ़ वी अप्लाई दी ऑपरेशंस। सो प्रॉपर्टी 6 बहुत ही ईजी है। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट है और आप सपोज़ कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे हैं, तब भी आपके पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज़ आप ऑपरेशंस लगा सकते हैं। चैप्टर 3 में आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जब मैट्रिक्स सॉल्व किया था, तो आप वहाँ पे रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस लगाकर अपने वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे। डिटर्मिनेंट्स में भी एग्जैक्टली आप अपने रो ऑपरेशंस लगा के क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे टारगेट क्या होगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 बना पाएँ। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे 2 0 बना दूँ या यहाँ पे 2 0 बना दूँ, तो जब मैं एक्सपैंड करूँगी तो मेरे पास अगर मैक्सिमम 0 होंगे तो मेरी फटाफट से वैल्यू सॉल्व होगी, राइट। सो अभी देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं यहाँ पर इसको एक्सपैंड करती हूँ तो मेरे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ आएंगी और इवन सॉल्व भी नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 इसलिए यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे आप ऑपरेशंस लगाकर इसको 0 बना पाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने डिटर्मिनेंट में 0 बना पाए, और उसके बाद अगर आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो आप जल्दी से अपना आंसर ला पाएँ, ठीक है। सो एग्जाम्पल 11 में हम ऑपरेशंस की हेल्प के साथ सॉल्व करते हैं, राइट। सो प्रॉपर्टी 6 का भी यूज़ होगा, दैट इज़ ऑपरेशंस लगाएंगे। सो यहाँ पर देखो मैं रो 2 में ऑपरेशन क्या लगा रही हूँ, ये जो रो 2 है आपकी, यहाँ पर 0 लाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और वो 0 कैसे ला सकती हूँ, अगर ये पूरी रो 2, ये वाला जो है रो 2 में से ये वाला वैल्यू इसमें से ट्वाइस ऑफ रो 1 में से माइनस हो जाए तो यहाँ पर मेरे पास 0 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब है R2 में से ट्वाइस ऑफ रो 1 गायब करेंगे अगर हम, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0। ऑब्वियसली यहाँ से भी कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। सो यहाँ पर अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगी, वैल्यू 0 ही आएगी। सेम वे रो 3 को भी अगर मुझे यहाँ पर 0 वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा, रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1। सो थ्राइस ऑफ रो 1 करेंगे तो आपको वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, 0, ठीक है। सेम ऑपरेशंस का मतलब जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पर भी वही है। आई होप मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 लाने हैं।
अब सपोज करो, अब आपके पास यहाँ पर आ चुकी है वैल्यू 0। आपने रो ऑपरेशन लगाए, यहाँ पे जो रो 1 है जो चेंज नहीं हो रही है वो एज इट इज़ लिखो आप। यहाँ पे रफली कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0। सो रो ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ बचेंगी। अब इस डिटर्मिनेंट से आप इस डिटर्मिनेंट पे आए हैं, सो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला डिटर्मिनेंट कितना सिंप्लीफाई वे में अब आपको दिख रहा है। लेकिन अभी भी मैं इसका एक्सपेंशन ओपन करने से पहले मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, राइट। सो यहाँ पर देखो, अभी आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 0 और 0 है, और यहाँ पे a है और यहाँ पे 3a है, राइट। सो यहाँ पर देखो, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में एक और ऑपरेशन लगाती हूँ, दैट मीन्स इस पूरी रो 3 में से माइनस कर दूँ थ्राइस ऑफ रो 2, तो यहाँ पे तो 0 का 0 ही रहेगा, राइट। सो यहाँ पर आपको थ्राइस ऑफ a और यहाँ पे भी थ्राइस ऑफ a मिल जाएगा। तो आपकी जो रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 2 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाने के बाद फिर हम अपने एक्सपेंशन को ओपन कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है, जितना सिंप्लीफाई कर पाएँ ऑपरेशंस लगा के, पहले सिंप्लीफाई कर लें और उसके बाद एक्सपेंशन अपना खोल लें। सो 0 a 2a प्लस b रहेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। सो देखा, अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम जीरोस बनाएं। सो 7a प्लस 3b माइनस थ्राइस ऑफ रो 2 दैट इज 2a प्लस b, 7a प्लस 3b माइनस 6a माइनस 3b। सो ये कैंसिल आउट हो गया, 7a माइनस 6a, ओनली a वैल्यू आपके पास आई। तो देखो, यहाँ से भी हम और सिंप्लीफाइड वे में हम पहुँच चुके हैं। अब आप एक्सपैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम 1, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, a 0 2a प्लस b a, और यहाँ पे माइनस ऑफ 0। सो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख भी देंगे तो आपके क्या आएगा, 0 ही आएगी, क्योंकि आपकी इसकी वैल्यूज़ क्या है, 0 है। सो अल्टीमेटली ये पोर्शन आपका सॉल्व होगा। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट 2 को सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस 0। सो आपके पास आंसर क्या है, a की पावर 3, जो कि आपको शो करनी थी, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आप लेकर आ चुके हैं। सो हैंस प्रूव। सो आपने देखा डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर डिटर्मिनेंट, फॉर सॉल्विंग डिटर्मिनेंट, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स को कंटिन्यू करूँगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए अपनी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हैं आपके, उसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करते हुए आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।